स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। केरल में एलडीएफ की और बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार हुई है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असम में मोदी का मैजिक कहे या हेमंता का पर्सनल करिश्मा, यहां बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही है। 1947 में एमजीआर की मौत के बाद पहली बार तमिलनाडु ने एक हीरो को राज की कमान सौंपी है। यह तय है कि थलपति विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में किंग भी है और किंग मेकर भी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश की राजनीति पर क्या होगा असर, इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो 15 साल के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना शायद काफी हद तक स्वाभाविक है, लेकिन यह सत्ता विरुद्ध प्रचंड लहर बन चुका है। इसका इल्म टीएमसी या ममता बनर्जी को नहीं था। सत्ता विरुद्ध लहर में हिंदू मतदाता बीजेपी की तरफ लामबंद हो गए। इससे राज्य और देश के इतिहास में वोटिंग का नया रिकॉर्ड ही बन गया। मुखर्जी का सपना हुआ साकार। अंग बंग कलिंग में बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार। सच नहीं हुआ चौथी बार सरकार बनाने का दीदी का सपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। क्या दीदी को पहले ही नतीजे का इल्म था? देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी इस ओर नतीजा आने से पहले ही इशारा कर दिया था। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। इशारा जनता ने भी किया था। 2021 में जहां पश्चिम बंगाल में 85.2% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार मतदान का आंकड़ा 92.93 को छू गया। देश के इतिहास में किसी भी राज्य में ये वोटिंग का नया रिकॉर्ड है। इसने 13 साल पहले 2013 में त्रिपुरा का 91.82% का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इशारा साफ था, 15 साल तक दीदी पर ममता दिखाने के बाद जनता अब बदलाव चाहती थी। चुनावी हिंसा के इतिहास वाले राज्य में करीब करीब पूरी तरह हिंसा मुक्त चुनाव कर आवाम ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आवाम को झारग्राम में मोदी की झालमुड़ी का जायका ममता के माछ भात से ज्यादा पसंद आया। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बंगाल का चुनावी ज्योतिष नहीं है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपने मेंटोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अंग बंग और कलिंग का सपना बहुत मेहनत से साकार किया है। बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, इसे इस तरह समझिए कि 2016 में बीजेपी के पास बंगाल में 10.3% वोट था। 2021 में वोट प्रतिशत बढ़कर 38.4% हुआ और इस बार 45.16% वोट के साथ पार्टी ने असेंबली में 2/3 का बहुमत हासिल कर लिया। महज 10 साल में पार्टी के वोट बैंक में 4 गुने से ज्यादा वोट का इजाफा हुआ।
बीजेपी की इस जीत में मोदी का मैजिक है, शाह की रणनीति है, तो मोर्चे पर शुवेंदु अधिकारी की मेहनत भी है, जिन्होंने 2021 के असेंबली चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का दामन थामा था और 4 महीने में पार्टी की सीट 3 से बढ़कर 77 हो गई। ये साफ है कि टीएमसी बंगाली अस्मिता और ध्रुवीकरण के जरिए जिस खेला होबे की एक बार फिर उम्मीद कर रही थी, वो नहीं हुआ। बीजेपी को सेक्युलर वोटों के बिखराव का फायदा हुआ और पार्टी ने टीएमसी के ध्रुवीकरण के मुद्दे को भी भरपूर भुनाया। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का कद और बड़ा हुआ है। बंगाल में बीजेपी की बढ़त स्पष्ट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें फोन कर बधाई देना बहुत कुछ बयां करता है। ये भी साफ है कि इलेक्शन मशीनरी के तौर पर बीजेपी देश की दूसरी तमाम पार्टियों से अभी बहुत आगे चल रही है और अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और साल के आखिर में हिमाचल और गुजरात में होने वाले असेंबली चुनाव में पार्टी और ज्यादा जोश खरोश से कैंपेन करती नजर आएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विकास, भ्रष्टाचार और राज्य में गिरते कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति काम आ गई। जय श्री राम के नारे से माहौल बना और टीएमसी क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर ही मुखर रही। आखिरकार फैसला जनता ने किया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, कोलकाता। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं और इन 5 राज्यों में 3 राज्यों ने बदलाव किया है। बंगाल की बात करें, सबकी नजरें बंगाल पर थी, तो बंगाल में ममता बनर्जी को बाय बाय बंगाल की आवाम ने कर दिया और बीजेपी के हाथ में आजादी के बाद से पहली बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। केरल में कांग्रेस वापस आई है। बात करें तमिलनाडु की, तो टीवी के जो संस्थापक हैं एक्टर विजय, उन्होंने कमाल कर दिया है और सत्ता की चाबी अपने पास रख ली, किंग मेकर बन गए। इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लें। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, बंगाल से हमारे साथ सत्यव्रत किरण है और असम से हमारे साथ नवीन और नीले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले बंगाल का हम रुख करते हैं, सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। सत्यव्रत, आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ उसमें उन्होंने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और उनकी मेहनत का ये नतीजा बताया, लेकिन ज़्यादातर समय वो बंगाल पर है। तो कितना इम्पोर्टेंट था बंगाल बीजेपी के लिए, ये बताना अब ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में ज़्यादा किस तरह से बंगाल में उन्होंने रणनीति की, किस तरह से बंगाल में कार्यकर्ताओं ने काम किया और किस तरह से बंगाल में जीत हासिल हुई है, इसका उन्होंने जिक्र किया। किस रूप में इस बदलाव को देखा जा रहा है? आप लगातार वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस रूप में इस बदलाव को देखा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी लंबे समय से, कई दशकों से सत्ता में आने के लिए मेहनत कर रही थी और आखिरकार मेहनत ने रंग लाया। बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, और करीब 77 साल बाद यह मौका मिला है। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पश्चिम बंगाल में, चाहे वो झारग्राम में एक आम इंसान की तरह झालमुड़ी खाना हो या फिर हुगली गंगा नदी पर नौका विहार करना हो, शायद यही जो प्रधानमंत्री की जो अदा है, प्रधानमंत्री का जो स्टाइल है, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को भा गया होगा। आप देखिए कि पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले जो अमित शाह हैं, पश्चिम बंगाल में उन्होंने 50 से ज़्यादा सभाएं की, रोड शो किया और लगातार 20 दिनों तक जो है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में कैंप कर बैठे हुए थे। शायद यही कारण है कि अमित शाह की जो रणनीति है वो काम आ गई। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, चाहे वो विकास हो, भ्रष्टाचार हो, राज्य में गिरते कानून व्यवस्था हो, महिलाओं पर हिंसा अत्याचार के मामले हो या फिर घुसपैठ के मामले हो, इन सभी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में था। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति, दूसरी तरफ आप देखें तो टीएमसी जो है वो क्षेत्रीय अस्मिता यानी कि जय बांग्ला को लेकर जो है वो चुनावी मैदान में था। आप देखिए, जय बांग्ला और जय श्री राम ने पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बनाए हैं, लेकिन जीत जय श्री राम की हुई। एक छोटी सी जानकारी भी आपको दे देता हूं सारिफ, अपने दर्शकों को, कि आप देखिए कि जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक स्तर पर भी जो है वो हड़कंप देखने को मिल रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने यह सख्त निर्देश दिया है सभी विभाग के सचिवों को कि किसी भी तरह की कोई जाहिर तौर पर ये पहले से कहा गया था कि चुनाव के बाद भी जो पारामिलिट्री फोर्स है वो वहां डिप्यूट रहेगी, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि रिजल्ट जिसके फेवर में नहीं रहेंगे उसकी तरफ से हिंसा वहां हो सकती है। चलिए एक बार हम असम रुक करते हैं और हमारे सहयोगी नवीन और निलय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए अपने संवाददाताओं से ये जानना समझना चाहेंगे कि 10 साल बीजेपी का शासन वहां रहा, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी बनने के बहुत सारे रीजंस मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो जादू चला हेमंता बिस्वा शर्मा का कि तीसरी बार सत्ता की चाबी वहां की आवाम ने उनको सौंप दी? देखिए शारिफ, आपने सही कहा कि 10 साल बहुत होते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के लिए। अब जैसे ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, एक इसको आप कई चीज़ों से जोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम किया। अगर हम असम की बात करें तो आज जब पहली बार चुनाव जीतने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब वो मुखातिब हुए मीडिया से, तो उन्होंने साफ कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न, भाजपा के कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ असम की जनता को जाता है, जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर और सुबह से शाम तक मेहनत करके पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि घुसपैठ का जो मुद्दा था, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा था, वो कारगर रहा। और उन्होंने कहा कि जो असम के जो मुसलमान हैं वो नाच रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने हिंदुओं के फ़ोन नहीं आए, उससे ज़्यादा मेरे पास मुसलमानों के फ़ोन आए। यानी कि जो असम का जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है, वो तो खुश है, उसने वोट दिया। और देखिए, आप इस बात को भी देखिए, 85-86% का जो मतदान होता है वो कम नहीं होता है, ऐतिहासिक रहा वो। और बंगाल की बात अभी हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने बताई ही, लेकिन आज की जो ये विजय रही, आज का ये जीत रहा, उसका क्रेडिट सारा उन्होंने असम की जनता को दिया है। जाहिर तौर पर ये जनता और पीएम मोदी का जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद किया, उसके विजन से ही संभव है। बहुत शुक्रिया निलय, नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो हमारे सहयोगी असम और बंगाल से जानकारी दे रहे थे जीत को लेकर। तो चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहे और मेहमानों का हम तारुफ करा के उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा। हमारे साथ रांची स्टूडियो से शालिनी जी हैं, बीजेपी की नेत्री हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। नसीबुल हक रोशन साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं पटना से, बहुत स्वागत है रोशन साहब आपका। और हमारे साथ धर्मा गोगई है, बीजेपी असम से, बहुत स्वागत है धर्मा जी आपका। धर्मा जी से शुरुआत करते हैं। धर्मा जी, जिस तरह से एक माहौल खड़ा किया गया था कि मुस्लिम विरोधी वहाँ पर दिखाया जा रहा था चेहरा, और आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेमंता बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मुझे जितना मुस्लिम्स के कॉल आ रहे हैं जो भारतीय मुसलमान हैं, और लगातार बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे थे कि उनकी मुखालफत या उनका विरोध भारतीय मुसलमान से नहीं है, जो लोग घुसपैठ कर कर भारत में आए हैं उनसे है। तो ये चीजें अब स्पष्ट हो गई है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, अल्पसंख्यकों को इस बात का लेकर कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, असम में इस बार चुनाव का सबसे अहम मुद्दा रहा डेवलपमेंट। पिछले 15 साल में कांग्रेस ने जो यहाँ का हालत मतलब बिगाड़ दिया था, एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद असम का हालत थोड़ा ठीक हुआ है। अभी पिछले 5 साल डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम की हर कोने से डेवलपमेंट के लिए मोदी जी का जो मतलब हेल्प है, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो मतलब सहयोग है, उससे असम को आगे ले गया है। और एक घुसपैठ का जो मुद्दा है, देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मुद्दा देश का विभाजन की बात ही आया हुआ मुद्दा था, और कांग्रेस का ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनका ये वोट बैंक था। तो बीजेपी सरकार आने के बाद पहली बार किसी नेता ने या लीडर ने ये खुला खुला बोल लिया कि हमको घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। हाँ, फिलहाल एक बात तो सही है कि असम में पहले भारतीय वाला जो मुस्लिम लोग है वो लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है,
और बहुत सारा वोट मिला भी है। आप देखिए 86 या 89% जो वोट शेयर इस बार हुआ है। तो इसमें जो असम का पुराने जो मुस्लिम लोग हैं, ओरिजिन जो मुस्लिम लोग हैं, उनका वोट भी एनडीए की तरफ गया। तो इस बार एक घुसपैठी का जो इशू है उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेके जो सोचना है, ए फॉर असम, डेवलपमेंट फॉर असम, सबसे पहले असम, युवाओं का मतलब अपॉइंटमेंट के लिए असम, इंडस्ट्री के लिए असम, रोड के लिए असम, ब्रिज के लिए असम, रेल के लिए असम, पास के लिए असम। चलिए मतलब धर्मा जी, जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विश्वास, ये एक्चुअल देखने को मिल रहा है इस बार चुनावी नतीजे से, और आप लोगों के बयान में भी वो चीजें आ रही हैं। आते हैं आपके पास धर्मा जी, शालिनी मैडम का रुख कर लेते हैं। शालिनी जी, किस रूप में देख रही हैं जीत के जश्न को? और इस बार जश्न थोड़ा अलग भी हुआ, मिठाइयों के साथ झालमुरी भी चली है। बंगाल से जो झालमुरी निकली अब देश भर में फैल गई है। किस रूप में देख रही हैं? क्योंकि बंगाल बहुत ज़्यादा आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सत्ता की चाबी आप लोगों के पास आए। जी, हम सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे थे, हम इस ओर पहुंचने के लिए, इस गंतव्य की ओर मेहनत भी कर रहे थे। लोगों से जुड़े हुए थे हम, और लोगों की समस्याओं को हमने इतने वर्षों में समझा कि वो भयाक्रांत हैं। तो हमने जो नारा दिया, भय से भरोसे की ओर, लोगों पर यह नारा हमारा खरा उतरा, क्योंकि ये उनके मन से जुड़ा हुआ था कि लोग भय से भरोसे की ओर, भाजपा के भरोसे की ओर मूव करना चाहते थे। तमिलनाडु की, असम की तो असम क्लियर है, एग्जिट पोल भी बता रहे थे, चुनावी नतीजे बता रहे, बंगाल आप लोगों के पास आ गया। तमिलनाडु में कुछ कसर रह गई, पौंडीचेरी भी आप लोगों के पास आ गया। हालांकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ बीजेपी की उपस्थिति हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बनिस्बत कम दर्ज हो पा रही है। आज जीत भी है एनडीए की वहाँ पर, लेकिन 3 सीटें आई हैं। तमिलनाडु में जीत नहीं पाई है, वहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिली है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि नॉन हिंदी जो भाषा वाला बेल्ट है, वहाँ पर बीजेपी को अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और उसका नतीजा नहीं आ रहा है? नतीजा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम चरैवेती वाली पार्टी हैं। हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। जहां कमी हमें दिखाई देती है, हम पूरी मेहनत करते हैं उस कमी को दूर करने के लिए। आज आपने देखा, बंगाल में हमने पिछले 2-3 चुनावों से अपनी पूरी कोशिश की थी और आज उसका परिणाम आपके सामने है। इसी तरह हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में हमें दक्षिण भारत में भी इसी तरह की सफलता मिलेगी। देर है पर अंधेर नहीं है। शालिनी जी जो कह रही हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि ये उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसके 2 सांसद थे देश में, और ये रुके नहीं, चलते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। बंगाल में भी इनका यही सूरत हाल था, 3 सीट 3 से 77 हुआ, 77 से आज 200 का आंकड़ा इन्होंने पार कर दिया है। और अब चाहे जितने भी आरोप लगा लिए जाए, हकीकत यह है कि बीजेपी चुनाव को हारने के बाद भी लगातार बनी रही, लगातार मेहनत करती रही, और फल नतीजा सबके सामने है। चलिए नजीबुल साहब का रुख कर लेते हैं। नजीबुल साहब, किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं, खासकर विपक्ष के अगर चश्मे से बात करें, क्या बड़ी सबसे वजह आप मानते हैं कि जो बिखराव है, किसी स्टेट में आप लोग इंडी गठबंधन के अंदर सरकार चलाते हैं, फिर दूसरे स्टेट में चुनाव होता है तो अलग अलग होकर चुनाव लड़ने लगते हैं, क्या ये बड़ी वजह है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और इब्राहिम साहब आपको आदाब। देखिए इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो लोकतंत्र में जनता का फैसला अंतिम होता है जी, और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस नतीजे को सिर्फ एक सीधी जीत या हार के रूप में देखना सही नहीं होगा। बंगाल का चुनाव हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। यहाँ रीजनल आइडेंटिटी, लोकल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और नैरेटिव सब मिलकर रिजल्ट बनाते हैं। आज बीजेपी को बढ़त मिली है, इसका मतलब है कि लोगों ने उन्हें मौका दिया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बंगाल की राजनीति जो है पूरी तरह बाइपोलर हो गई है, और कांग्रेस को अपनी जगह फिर से मजबूत करने के लिए ग्राउंड लेवल पर मेहनत बढ़ानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे मानना पड़ेगा, और हमें मानने में कोई संकोच नहीं है। हम इस नतीजे को एंड नहीं बल्कि रीसेट मानते हैं। कांग्रेस एक दिन में खत्म होने वाली पार्टी नहीं है इब्राहिम साहब। हम हर राज्य में अपने संगठन को मजबूत करके वापिस आते हैं। अच्छा,
अब दूसरी बात देखिए, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता है। कांग्रेस का हिस्ट्री और आइडियोलॉजी बंगाल में गहरा रहा है। आज हम कम सीट पर हैं, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो गए। राजनीति में फेजेस आते हैं, राइज और रिबिल्ड दोनों होते हैं। आज हम रिबिल्ड फेज में, हम बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, कैडर को रिवाइव कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। और एक बात और साफ कहूं इब्राहिम साहब, रीजनल पार्टीज जो है टेम्पररी होती है, लेकिन कांग्रेस एक नेशनल आइडियोलॉजी है जो हर स्टेट में समय के साथ वापस खड़ी होती है। अच्छा नसीम साहब, यहाँ एक सवाल, आप कह रहे हैं कि आप कैडर बेस्ड पार्टी, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत चुनाव के समय नजर क्यों नहीं आती है? मैं उदाहरण के साथ आपसे बात करता हूं। 10 से 12 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई बंगाल में। राहुल गांधी वहां पर कितना एक्टिव रहे कि 3 उनकी मात्र सभाएं हुई। झारखंड में आप सत्ता में है, और झारखंड में सत्ता में होने के बाद जो छटपटाहट है हमेशा कांग्रेस खेमे से टूट की, सरकार को अस्थिर करने की, केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी की, ये खबरें आती रहती है। मतलब झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, लेकिन लाइमलाइट में हमेशा कांग्रेस रहती है। कहीं पर सत्ता में है तो उसको क्यों नहीं संभाल पाते, और जहां सत्ता में नहीं वहां मेहनत क्यों नहीं कर पाते स्ट्रैटेजी के अनुसार? नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आप सभी को एक साथ नहीं जोड़ सकते। अभी आप केरल में देख सकते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। देखिए, मेहनत का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, स्पेशली जब आप ग्राउंड से रिबिल्ड कर रहे हो। कांग्रेस अभी कई राज्यों में ऑर्गेनाइजेशन को जीरो से खड़ा कर रही है। ये इलेक्शन एक स्नैपशॉट होता है, पूरा जर्नी नहीं होता है। राहुल गांधी की बात अगर आप कर रहे हैं, तो राहुल गांधी लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं होता है इब्राहिम साहब, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। राजनीति सिर्फ रैली से नहीं, बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल लीडरशिप और कंसिस्टेंट प्रेजेंस से बनती है। अब एक और बात क्लियर कर दूं कि हर राज्य की एक अपना डायनेमिक्स अलग होती है। झारखंड हो, बंगाल हो, असम हो, हर जगह अलग अलग इक्वेशन है। कहीं अलायंस सेक्टर काम करता है, कहीं लोकल लीडरशिप, कहीं पोलराइजेशन। तो हम ये मानते हैं कि हमें और मेहनत करनी है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। मैं मानने में कोई संकोच नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करना है, और हम वही कर रहे हैं। कांग्रेस ओवरनाइट रिजल्ट वाली पॉलिटिक्स नहीं करती, हम सस्टेनेबल पॉलिटिक्स करते हैं, और इसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है। और केरला तो हमारे लिए शुभ समाचार लेकर आया, ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं, ये बता रहे हैं हम, आपसे हमको कोई परहेज नहीं है, बड़े स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। अगर आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो केरल में आप लोग आ रहे हैं, ये हम चला रहे हैं, और बाज़ाफ्ता अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इससे कोई परहेज नहीं है हमको। लेकिन जहां आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं की, जहां आप हार गए, जहां आप हार की वजह बने, ऐसा हम नहीं कह रहे। नितिन नवीन ने सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया, और ये स्वाभाविक बात भी है। कहते हैं ना कि कप्तान को ही ताली, कप्तान को ही गाली। बंगाल चुनाव में जो है कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भाई आपकी 30-35 सीटों पर मजबूती थी, आप 294 पर लड़ने चले गए, 30-35 पर केंद्रित रहते तो 20 सीट कम से कम आती, तो 0 से 2 पर आए। चलिए, बहरहाल सवाल आपसे बहुत ज्यादा है, हम और सवाल करेंगे। एक बार धर्मा गोगोई साहब का रुख कर लेते हैं। धर्मा साहब, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि वो कौन सा मैजिक है या कौन सी नस आप लोगों ने पकड़ी वहां के आवाम की? 10 साल एक लंबा अंतराल रहता है। मैं अपने संवाददाता जो असम में, उनसे भी ये सवाल पूछ रहा था। एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती है, क्या वो मुद्दे आप लोगों ने पकड़े, या कौन सी वो नस है कि एंटी इनकम्बेंसी की छाप नहीं है और प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं? देखिए, असम का ये रिजल्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री जी का असम के प्रति जो स्नेह, जो प्यार। और दूसरा बात है हमारा जो डायनेमिक सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जो दिन रात पिछले 5 साल जो मेहनत किया, असम के हर गरीब किसान, मजदूर, मतलब महिलाओं के लिए, यहाँ की मतलब छात्राओं के लिए, और मतलब सबके लिए उसने जो काम किया। अभी किसानों के लिए जो मतलब इशू लाया, सब में किया है, इसमें रिफ्लेक्शन हुआ। और सबसे ज्यादा देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम का बहुत सारा माटी कब्जा किया हुआ था, बहुत लैंड कब्जा किया हुआ था। ये जो हमारा असम का जो मतलब गुरु है शंकरदेव, मतलब श्रीमंत शंकरदेव जी, तो उसका जो जन्म स्थान है बतरुआ सत्र हम बोलते हैं, वहां में भी घुसपैठियों ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मठ का मतलब लैंड लेके वहां में एक गांव बना दिया था जी।
जिसको हम जमाई बस्ती बोलते हैं। मतलब बांग्लादेशी घुसपैठी आके यहाँ का लड़की से शादी कर लेता है, मुस्लिम लड़कियों से, और यहाँ में 17 का जो लैंड है वहां में उसको रहने के लिए लैंड दे दिया जाता है, घर बना दिया जाता है। अच्छा। और इसको भी सीएम साहब ने, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने ये सबको निकाल के मठ का जो लैंड है वो लैंड रिकवरी किया। तो इसी तरह जंगल का जो फॉरेस्ट का जो लैंड है, बहुत सारा लैंड रिकवरी किया गया है। तो युवाओं को जो नौकरी का जो बात है, असम का युवाओं को 1.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिला है, जिसमें एक भी रुपए नहीं लिया है। पूरी ईमानदारी के साथ मतलब युवाओं को असम में नौकरी मिला है, जो पूरी देश के लिए एक मिसाल है। तो दूसरी ओर से देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सहाय करने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर आशोनी स्कीम था, इसमें हर किसी को पैसा दिया गया। कोई वो छोटा छोटा कोई मतलब व्यापार कर सके, कोई बिजनेस बढ़ा सके। तो इसमें महिलाओं का जो आर्थिक नीति है उसमें सुधार आया। किसान का जो अभी देखिए धान का जो यहाँ में मतलब रेट है वो 5,000 से ज्यादा हो गया, 5,000 से ज्यादा हो गया। तो इसी तरह हर कोने में काम किया गया है। अभी ब्रह्मपुत्र के ऊपर बहुत सारा पुल बना, मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, रोड का निर्माण हुआ। तो ये जो बात है, पिछले 5 साल में असम सबसे आगे, मतलब उत्तर पूर्वांचल में सबसे आगे बढ़ने का जो मतलब रास्ता चुना है। इसमें सीएम साहब का, हिमंत बिश्व शर्मा जी का बहुत जोर लगा है, और इसी कारण हर कोई आज मतलब असम का खुश है। और ये जो रिकॉर्ड है 101 जो सीट आज मतलब एनडीए को मिला है, ये भाजपा और एनडीए का हर कोई कार्यकर्ता का जो वर्क एंड एक्टिविटीज, जो ग्रास लेवल तक काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, इसका ये नतीजा है। और असम वासियों का ये प्यार उभर आया है, जो इससे पहले किसी सरकार को मिला नहीं, किसी दल को मिला नहीं। और जाहिर तौर पर 10 साल सत्ता में रहे हिमंता बिश्व शर्मा, और उसके बाद फिर और बड़ी जीत, 2 बार जो जीत हुई उससे बड़ी जीत के साथ फिर से सत्ता में वापस आ रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं बताता है कि जनता से जो कनेक्ट है या जो आपने मुद्दे उठाए वो जनता सीधे उससे कनेक्ट कर पाई है। चलिए, बहरहाल हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज टू द पॉइंट में बात हम कर रहे हैं 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजों की। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक बनाई है। पार्टी ने अपने इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि उसे राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी सहयोगी दल की जरूरत तक नहीं है। ये कैसे संभव हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असम में चला हिमंता बिश्व शर्मा का जादू, लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। पार्टी का सीएम चेहरा गौरव गोगोई हार गए चुनाव। जोरहाट में बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से हारे गोगोई। असम में हिमंता का जादू एक बार फिर चला है। इसके साथ ही बीजेपी ने असम के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। 10 साल बाद असम में सरकार बनाने का कांग्रेस का सपना टूट गया है। गोगोई परिवार की विरासत संभाल रहे, पर असम के कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट गौरव गोगोई के लिए ये निजी हार है। प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी ये बड़ी शिकस्त है। ये असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। 2023 के परिसीमन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में ये जीत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है, इसे इस तरीके से समझिए कि पहली बार पार्टी ने 60 के आंकड़ों को पार किया और अपने दम पर विधानसभा में बहुमत ले आई है। सहयोगी दलों के साथ पार्टी 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सदन में नजर आने वाली है।
असम में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अपार लोकप्रियता है। जिस तरीके से स्टेज पर इस बार नाच गान करके उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, वो आवाम को उनके और करीब लेकर गया है। 2023 में जिस तरीके से असम में परिसीमन हुए, उससे राज्य का सारा चुनावी समीकरण बदल गया है और एनडीए का चुनावी गणित इस परिसीमन से और मजबूत हो गया और चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा हुआ है। हिमंता सरकार की अरुणोदय योजना ने महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बीजेपी की पैठ गहरी की। डीबीटी योजना से गांव में बीजेपी को और मजबूती मिली है। चुनाव में जिस तरीके से अवैध घुसपैठ और यूसीसी को हिमंता ने मुद्दा बनाया है, उससे वोटरों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और बहुसंख्यक वोटर बीजेपी के साथ जुड़ गए। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष इस चुनाव में पूरी तरीके से कमजोर और बिखरा नजर आया। कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई ने राजौर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई और माले से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इन पार्टियों की एकता चुनाव में नजर नहीं आई। विपक्ष को चाय बगान बेल्ट और मुस्लिम बहुल इलाकों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब तक के रुझानों से इशारा मिलता है यहाँ भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। असम की जनता ने एक बार फिर स्थिरता और डबल इंजन की रफ्तार पर मुहर लगाई है। नक्षत्र न्यूज के लिए निलय सिंह तिरुपति। असम में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और बीजेपी पहली बार बिना किसी सहयोगी दल की मदद से सरकार बनाने में सक्षम है। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और उन तमाम जो भी अटकलें थी उनको खारिज किया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने अब चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि आम जनता की उम्मीदें अब उससे काफ़ी बढ़ जाएंगी। सहयोगी नवीन और नलिन के साथ निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, गुवाहाटी। चलिए, तो असम में क्या रहा जीत का फैक्टर, कहां सेंधमारी करने में बीजेपी सफल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप बाखूबी समझ चुके होंगे। वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और शालिनी जी का हम रुख करेंगे। शालिनी जी, एक जो मामला है बीजेपी का जो कहा जा रहा है खास करके बंगाल में कि महिलाओं का जादू चल गया, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और महिलाओं के वोट के सहारे आप लोग सत्ता में वापस आए। और क्या मुद्दा बना है कि भाई जो महिला आरक्षण बिल आप लोग इसकी वकालत कर रहे हैं कि भाई विपक्ष ने गिरा दिया, विपक्ष ने गिरा दिया। विपक्ष का ये आरोप है कि एक महिला को हराने के लिए आप लोगों ने तमाम अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पहला। दूसरा ये भी आरोप है कि महिला सम्मान और महिला का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आप लोग 33% की वकालत करते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने का बात आता है तो 10%, 12% ही महिला उम्मीदवारों को टिकट देते। तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, जो यह विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को राजनीतिक एक आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल लाया, उसे विपक्ष ने सदन के पटल पर सबने मिलकर गिराने का काम किया। ये हम तो इन्हें नारी विरोधी शक्तियां बोलते हैं। ये जो कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता वाली जितनी भी टीएमसी बोले, डीएमके बोले या राजद बोले, जेएमएम बोले, ये सारी पार्टियों ने मिलकर इस बिल को गिराया और मेज थपथपाकर इनकी महिला नेत्रियों ने जब अपने ही लिए लाए गए बिल को गिराकर खुशी मनाई, तो हमें तो वो काफ़ी निंदनीय लगा उनका यह आचरण। आप जैसा बोल रहे हैं एक महिला को हमने हराया, तो हमने महिला को नहीं हराया। हम नहीं बोल रहे, विपक्ष का आरोप है। हाँ, वही विपक्ष बोल रहा है कि एक महिला को हराया। हमने महिला को नहीं हराया, हमने उस महिला द्वारा स्थापित किए गए जन विरोधी जो सरकार चल रही थी, जो भयाक्रांत जिसने जनता को कर रखा था, उस सरकार को हराया जिसने हमारी एक डॉक्टर बिटिया की चीख पुकार को अस्पताल के दीवारों में कैद कर दिया और उसे न्याय नहीं मिलने दिया। उनकी मां देखिए आज विधायिका बनकर हमारे बीच खड़ी हैं। तो हमने उस सरकार को हराने का काम किया है, वो चाहे महिला लेड होती या पुरुष लेड सरकार होती। जब सरकार जन विरोधी हो जाती है तो उसे हराना भी जरूरी होता है और एक ऐसी सरकार बनाना जरूरी होता है उस राज्य में जो जनता को साथ लेकर चले, सेवा भाव से काम करे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से बनी हुई यह सरकार स्थापित होने जा रही है। और जहां तक आप महिलाओं की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो सत्ता में आए हैं 2014 से, याद कीजिए, पहला जो उन्होंने लाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी किसी ने चिंता की थी क्या कि बेटियों की संख्या
कम होती जा रही है, बेटों की बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या कारण है? शौचालय जैसा एक छोटा सा जो ग्रामीण महिलाएं हर दिन वो तकलीफ झेलती थी, कब किस महिला प्रधानमंत्री भी हमारे देश में रही हैं और एक लंबे अरसे तक रही हैं और मजबूत स्थिति में रही हैं, क्या कभी उन्होंने भी महिलाओं के विषय में यह चिंता किया था क्या? महिला आरक्षण के बिल शुरू से आते रहे लोगों के बीच, इस पर समितियां गठित होती रही, डेट पर डेट आते गए, क्या कभी उन महिला प्रधानमंत्री ने भी इसकी चिंता की थी क्या? इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री ही नहीं, जनसेवक के रूप में अपने आप को। अच्छा मैडम, आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि कांग्रेस जब भी ये बिल आप लोग लाए, आपकी जब सत्ता रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही या उससे पहले की सरकार रही, कांग्रेस ने कभी इसकी मुखालफत नहीं की, इसका विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने इसका समर्थन ही किया। इस बार जो मुद्दा बन रहा है कि भाई 2011 के सेंसस के आधार पर क्यों नहीं, परिसीमन और जनगणना को आधार क्यों बनाया जाएगा, इस चीज का विरोध था। तो कांग्रेस किसी न किसी कारण से कांग्रेस सदा से यह विरोध करती चली, मतलब विरोध भी नहीं बोले, इसे बोलता है स्वीट पॉइजन जिसे कहते हैं ना, कि हम विरोध भी नहीं कर रहे लेकिन हम इस बिल को पास भी नहीं होने देंगे, इसका समर्थन भी नहीं करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि वो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके परिवार की महिलाओं को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत तो हम जैसी जमीनी कार्यकर्ताओं को पड़ती है। तो इसलिए वो पार्टियां कभी नहीं चाहती कि जो जमीनी कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो सदन में उनसे आंख मिलाकर सवाल करें और जवाब दें। लंबा आरोप लगाया है नसीबुल साहब, उसका जवाब शायद देना चाह रहे हैं। नसीबुल साहब, आप सुन रहे थे शालिनी जी को, आप शायद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। सबसे पहले शालिनी जी को बहुत बहुत बधाई, आज उनका दिन है और चलिए खुशी मनाना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से तो मैं बचना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि मुझे कुछ कहना पड़ रहा। इब्राहिम जी देखिए, पहली बात साफ कर दूं, कांग्रेस ने महिला आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया, ठीक है। कांग्रेस तो सालों से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की मांग करती रही है। हमने सिर्फ ये कहा कि बिल को पूरी तरह इंक्लूसिव बनाया जाए, उसमें ओबीसी महिलाओं का हिस्सा क्लियर हो और इंप्लीमेंटेशन को डिले करने वाले जो कंडीशंस है न जोड़े जाए। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस ने बिल रुकवाया, ये पूरी तरह गलत नैरेटिव है। दूसरी बात, बंगाल के इलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल ग्राउंड पर उठे हैं। बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है, एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई के लगातार एक्शन जो है इलेक्शन के दौरान हेडलाइंस में रही, आपको भी पता होगा। इससे एक परसेप्शन बना कि पूरा माहौल प्रेशर वाला हो गया है। कई जगह वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें आई कि लाखों लोगों के नाम कटे हैं। टीएमसी भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सेलेक्टिव टारगेटिंग हुई है। अब हम रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, जनता का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में प्रोसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना रिजल्ट। अगर लोगों के मन में डाउट पैदा हो जाए कि एजेंसीज या सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, तो उस पर सवाल उठाना गलत नहीं है। सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब बीजेपी की है, वो ये दिखाए कि गवर्नमेंट न्यूट्रल होगा, एजेंसीज का मिसयूज नहीं होगा और हर वोटर को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। यही लोकतंत्र की असली कसौटी है। अच्छा रोशन साहब, एक चीज हमको समझा दीजिए। तो आप कह रहे चलिए बंगाल में मिसयूज किया है केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी ने, मान लिया आपकी बात, तो तमिलनाडु और केरला में क्यों छोड़ दिया? उसको भी ले लेते मिसयूज करके, ईडी सीबीआई वहां भी लगा देते। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं कि केरल में और तमिलनाडु में जो बीजेपी की स्थिति है सत्ता से बहुत दूर है, और केरल में तो आप लोगों की सरकार आ रही है, तो केरल में यह हथकंडा क्यों नहीं अपनाया बीजेपी ने जो बंगाल में अपनाया, जो आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है और आजकल जो फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है वो हर जगह कॉपी पेस्ट कर रही है। तो कॉपी पेस्ट भी हर जगह नहीं होता है, जहां पे सुटेबल इक्वेशन समझ में आता है वहीं कॉपी करके पेस्ट किया जा रहा है चीजों को, ठीक है। अब चलिए इब्राहिम जी, मैं तमिलनाडु को एक लाइन में समझते हैं। यहां पॉलिटिक्स पूरी तरह रीजनल और पर्सनालिटी ड्राइवन है। कांग्रेस वहां जूनियर पार्टनर के रूप में रहती है। मेन फाइट जो है डीएमके और एआईडीएमके और अब विजय, सुपरस्टार विजय जैसे अब जो नया फैक्टर है उसके बीच हो जाती है। इस बार क्या हुआ कि ग्राउंड पर लोकल लीडरशिप और डायरेक्ट कनेक्ट ज्यादा काम आया। विजय जैसे नए फेस ने यूथ वोट को अट्रैक्ट किया। डीएमके अगेन जो डिससेटिस्फैक्शन था उसकी भी इम्पैक्ट पड़ा।
और कांग्रेस का इंडिपेंडेंट बेस वहां ऑलरेडी लिमिटेड है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई। तमिलनाडु में कांग्रेस हमेशा अलायंस पॉलिटिक्स के थ्रू रिलेवेंट रहती है। जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टनर होती है वहां कांग्रेस कंट्रीब्यूट करती है और फ्यूचर में स्ट्रेटेजी एडजस्ट करके और मजबूत होगी। तो कहने का मतलब है कि यहां तो ये रहा हालात तमिलनाडु का। आपने कहा कि बीजेपी हर जगह क्यों नहीं जीत जाती है, तो चीजें उतनी ही जनता को खिलाई जाती है जितना डाइजेस्ट हो सके। अब इतना भी मतलब गलत रणनीति तो बीजेपी पार्टी नहीं कर सकती ना। तो मतलब कॉपी करके पेस्ट वहीं किया जाता है जहां पेस्ट होकर के जीता जाता है, वही कोशिश करती है बीजेपी। चलिए ठीक है, धर्मा जी का रुख कर लेते हैं। असम से हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता है धर्मा जी। ये तो अब तय है कि 2 बार सत्ता में आप रहे, तीसरी बार सत्ता में जब आ रहे हैं तो जोड़ तोड़ कर नहीं या बहुत छोटे नंबर पे नहीं, एक प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। और जितना आप प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़े हैं, जिम्मेदारियां आपके ऊपर उतनी ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है। विजन और रोड मैप आपने दिखाया है असम की आवाम को, किस तरह से इंप्लीमेंट करने की रणनीति, क्योंकि बीजेपी का ये स्ट्रक्चर है कि वो वादे करती है तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ये बिहार में देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जिम्मेदारियां आप लोगों पे बढ़ गई है अब। देखिए, अभी जीत अगर ज्यादा होता है तो संख्या बढ़ जाता है तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। तो पिछले 10 साल में एनडीए का जो गवर्नमेंट है वो असम के लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट का जो रास्ता है, जो रूट है वो बनाने का पूरी तरह से काम कर रहा था। लेकिन अभी ये पिछला जो 5 साल है वो असम के लिए गोल्डन टाइम जैसा हो गया। मतलब असम में हर कोने में काम हुआ है। तो अभी असम का नया जो मतलब मुद्दा है, अभी देखिए यहाँ का युवा को नौकरी का जो सवाल है, हर साल 1 लाख नौकरी देने का जो मतलब बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है, उसको लेके जाना है। अभी देखिए असम में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री जो लगा है उसको और भी आगे लेके जाना है। तो एग्रीकल्चर साइड में भी देखिए आज तो थोड़ा मतलब एग्रीकल्चर साइड में भी असम में बहुत सारा नया प्रोजेक्ट और काम करने मीट हुआ था। इसमें से पूरा देश का बहुत सारा मतलब देश यहाँ में कांट्री आया था। तो ये लोग भी यहाँ में नया इंडस्ट्री लगाने वाला है। और कांग्रेस का जो मुद्दा है यहाँ असम का जो इंडस्ट्रियल मतलब करने का जो सिस्टम है उसको मतलब ब्रेक करने का उनका मतलब काम करता है वो लोग। जब सेमीकंडक्टर हुआ तो कांग्रेस का जो मतलब एक नेता था, ये उनका जो अध्यक्ष का जो बेटा था, उसने यहाँ मतलब विरोध किया कि असम को क्यों सेमीकंडक्टर देना है, कर्नाटक में होना चाहिए, असम का युवाओं का स्किल नहीं है। तो ये कांग्रेस का जो नजरिया है, असम को सिर्फ घुसपैठियों का एरिया बनाना है, जंगल जैसे बनाना है। लेकिन आप इसका जो देखने का जो नजरिया है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अभी देखिए आज असम में ये चुनाव का नतीजा आ रहा है। लेकिन असम का जो मतलब कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो आज दिल्ली में बैठा हुआ है, गौरव गोगोई जी दिल्ली में बैठा हुआ है। आज चुनाव का नतीजा असम में आने वाला है लेकिन वो बैठा हुआ है दिल्ली में। तो ये जो जमीनी स्तर में उन लोगों का जो मतलब लिंक वो थोड़ा कम हो गया है। असम में जोरहाट में वो पहले लोकसभा में जीता था, लेकिन जोरहाट में उससे कोई काम नहीं आया। माजुली जो असेंबली था वहां में एक नामघर बनाया, एक मतलब देखिए मंदिर बनाया 2 लाख का, मतलब टीना का साली दिया, उसके ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। तो इसी का कारण अभी देखिए जोरहाट जो असेंबली है, असेंबली में हितेंद्र नाथ गोस्वामी से वो हार गया। और ये कारण वही है जो जमीनी स्तर में जो कांग्रेस का जो जोड़ना है वो नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठी और पाकिस्तानी मुद्दे को लेकर वो लोग बिजी है। तो आने वाला समय में हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम को डेवलपमेंट लेके नया प्रोजेक्ट बनाने वाला है, गुवाहाटी को थोड़ा और सुविधाजनक स्थिति में लेके जाना है। तो ये सारा प्रोजेक्ट अभी आगे आने असम में। चलिए, ये बात अच्छी है कि बीजेपी के नेता जो है असम में उनको पता है कि रोड मैप क्या है और किस ओर आगे बढ़ना है। चलिए मैडम का रुख करते हैं। मैडम, 3 राज्यों में आपकी सरकार आ गई है, किस रूप में इसको देख रहे हैं आप कि केंद्र की सियासत में इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा चुकी है।
जी बिल्कुल, क्योंकि हम जनता के लिए समर्पित रहते हैं और जब राज्यों में अपनी सरकार बनती है तो केंद्र की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो राज्यों में सही तरीके से धरातल पर उतर पाती हैं, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में डबल इंजन की सरकार। तो जब डबल इंजन की सरकार आती है तो तीव्र गति से उस प्रदेश का में भी विकास की धारा बहती है और इसी कारण हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में भी हमारी सरकार मजबूती से बने, ताकि हम जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो सीधा जनता तक पहुँचे, उसका लाभ सीधा जनता तक पहुँचे। ये अच्छी बात शालिनी जी ने कही है। जनता का भी कहीं ना कहीं जो राजनीति को समझते हैं थोड़ा बहुत भी, वो इस बात को समझते हैं कि भाई केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में अगर उसकी सरकार हो गई तो फिर योजनाओं को धरातल पर उतरने में कोई बाधाएं नहीं आएगी, क्योंकि जहां पर सरकारें नहीं है वहां पर यह आरोप लगता रहता है कि केंद्र ने पैसे रोक दिए, केंद्र पैसे नहीं दे रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये एक अच्छी बात शालिनी जी ने कही है कि इससे ये फायदा उन राज्यों को मिल सकता है। चलिए अब वाइंड अप कॉल अब नसीबुल साहब की तरफ से लेते हैं। नसीबुल साहब, हाँ, वाइंड अप कॉल आप ही से लेंगे, आप अपनी बात भी रख दीजिएगा, वाइंड अप कॉल भी। और हमेशा जो चुनाव के नतीजे आते हैं कि होता है कि हम मंथन करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, क्या इन समीक्षा जो एसी रूम में होती है इससे बाहर निकलकर जमीन पर अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए एक नए शुरुआत की तरफ बढ़ेगी? इब्राहिम जी, सबसे पहले मैं शालिनी जी के उस बात को का जवाब देना चाहता हूं जहां पे आजकल एक चीज फैशन में आ गया, डबल इंजन की सरकार। इससे मुझे घोर आपत्ति है। इसमें क्या होता है, ये जो डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये सवाल खड़ा करता है कि क्या देश में डेवलपमेंट अब पार्टी लाइन देखकर होगा? हमारा साफ कहना है, संविधान कहता है कि सेंटर और स्टेट दोनों बराबर के पार्टनर हैं और टैक्स भी हर राज्य देता है, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या नहीं। फिर सपोर्ट कंडीशन पर क्यों? आज कई नॉन बीजेपी राज्यों की लगातार शिकायत है कि फंड रिलीज में डिले होता है, प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस में अड़चन आती है, एजेंसीज का प्रेशर बढ़ जाता है। तो नेचुरली लोग सवाल उठाते हैं कि क्या डबल इंजन का मतलब है सेम पार्टी हो तभी फुल सपोर्ट मिलेगा? इब्राहिम जी, डेवलपमेंट में कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं है, ये लोगों का अधिकार है। अगर किसी राज्य की जनता ने अलग सरकार चुनी हो तो सेंटर की जिम्मेदारी है कि उतना ही सहयोग करे जितना किसी बीजेपी शासित राज्य को करता है। सिंपल बात है कि देश एक है, सरकार भी एक है। एकदम जायज बात कह रहे हैं आप, संविधान का हवाला देकर कह रहे हैं, एकदम जायज बात कह रहे हैं। लेकिन झारखंड से उदाहरण आपके लिए है कि झारखंड में अब बीजेपी की सरकार नहीं है और यहां पर कहा जाता है कि पैसे नहीं आ रहे और बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई जो खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है वो रिपोर्ट प्रेजेंट ही नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो हम पैसा रिलीज नहीं कर पा रहे। एक मिनट रोशन साहब, मैडम कुछ आपका जवाब देना चाहिए। मैडम कुछ कहना चाह रही है? जी बिल्कुल, मैं झारखंड का ही उदाहरण देना चाह रही थी आपको, क्योंकि ये हमेशा केंद्र पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और विकास का काम यहाँ पर पूरी तरीके से ठप पड़ा है। ये आप भी देख रहे हैं, आज बिजली की समस्या से झारखंड जूझ रहा है, आज पानी की समस्या देखिए, हम तो आंदोलन करने वाले हैं जनता के मुद्दे पर कि पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है अधिकतर शहरों में, अधिकतर कस्बों में। तो और उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख रहे हैं, इरफान अंसारी जी के तो तोड़े मोड़े बयान आप सुनते रहते हैं हमेशा, क्या ही वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हर सदर अस्पताल की देख लीजिए, आए दिन हमारे सामने वो वीडियो फुटेज आता है हर अस्पताल का कि कहीं थैले में शव ले जाकर। और बताइए कि ये ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो मुझे लगता है सिर्फ क्रियाकर्म करने के लिए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिस दिन हम लोग यहाँ रांची में पदयात्रा, हमने आक्रोश मार्च निकाला था, उस दिन उन्होंने कहा कि झारखंड की बहनों क्यों समय अपना बर्बाद कर रही हो इतनी तपती धूप में, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते क्रियाकर्म मुझे ही करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से ऐसे शब्द सुनने में अच्छा लगता है? और इन्होंने तो कोरोना के टाइम में कफन दान करने तक का योजना ले आए थे ये लोग। चलिए मैडम, समय की कमी। अब रोशन साहब, कम शब्दों में 30 सेकंड में, समय की कमी हमारे पास। देखिए, शालिनी जी ने कहा कि हिसाब नहीं दे रहा वाला आरोप जो है, इब्राहिम जी, ये बहुत आरोप लूजली बोला जाता है। सच क्या है, हर राज्य को पैसा रूल्स के हिसाब से मिलता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, जीएसटी शेयर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के नॉर्म्स, ये कोई फेवर नहीं है, ये राज्य का हक है।
जहां तक हिसाब की बात है, हर स्कीम में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ऑडिट, कैग रिपोर्ट सब देना पड़ता है। अगर कहीं कमी है तो कानूनी प्रोसेस है, नोटिस दीजिए, ऑडिट कराइए, जवाब लीजिए। लेकिन पूरे राज्य की जनता का पैसा नल जल योजना का क्या इन्होंने हाल किया है वो आप जाकर देख लीजिए। चलिए जनता को। चलिए रोशन साहब, समय समाप्त हो गया है, हमारी मजबूरी है आपसे विदा लेने की। नसीबुल साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शालिनी जी बहुत शुक्रिया आपका। धर्मा जी आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया है। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।